हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूँ सुभाष पोद्दार। ये सेट फ्लाई ऐश पर है और उसकी जो रासायनिक संरचना होती है फ्लाई ऐश का और उसका वर्गीकरण इस सभी पर चर्चा की गई है इस सेट में। तो आइए इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। फ्लाई ऐश एज ए सॉलिड वेस्ट। पहले इसकी मात्रा और स्रोत के बारे में जानते हैं। तो इसका उस उत्पत्ति का स्रोत है ईंधन के रूप में कोयले का दहन। और ये ज़्यादा मात्रा में कहाँ से निकलता है? ताप विद्युत संयंत्रों से, यानी टीपीपी थर्मल पावर प्लांट्स से निकलता है बड़ी मात्रा में। किस रूप में? ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। और जनरली क्या होता है, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जनरेशन में लगभग 12 टन कोयले की खपत होती है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन ही है अपने आप में। नेक्स्ट है समान गुणवत्ता वाले कोयले में भार के अनुसार फ्लाई ऐश की मात्रा लगभग 30% पाई जाती है। ये भी याद रखना है। बायोवेट जो है 30% होता है फ्लाई ऐश, जो जनरल गुणवत्ता वाला जनरल क्वालिटी का कोल है उसमें। अब आइए फ्लाई ऐश उत्पादन का आकलन भी किया गया है, लेकिन थोड़ा पीछे का आकलन है। सीपीसीबी के पुस्तिका में ये वर्णित है। फ्लाई ऐश का उत्पादन का आकलन है 90 मिलियन टन प्रति वर्ष। अब आइए इसकी रासायनिक संरचना पर, केमिकल ये जो होता है इसका कंपोजिशन। तो कोयले के जलने के उपरांत बनने वाली राख विलंबित कणों के रूप में अन्य गैसों के साथ वायुमंडल में निकलती है। ये चिमनी से जब धुआं निकलता है तो उस धुआं के साथ ही वो राख भी निकल के वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल में वो सस्पेंडेड पार्टिकल यानी विलंबित कणों के रूप में, ये सस्पेंडेड पार्टिकल होता है। और वायुमंडल का जो गैस का मिश्रण है, अन्य गैस का मिला जुला रूप है, उसके साथ कंबाइन होकर मिल करके फिर वहीं पे वायुमंडल में रहता है। फ्लाई ऐश के कण अब कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय। और इसका आकार कैसा होता है, कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोन कहलाता है। ये याद रखिएगा, 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। तो उसी माइक्रोन में इसका आकार लिया गया है, नापा गया है। तो 0.5 से 100 माइक्रोन तक इसका आकार हो सकता है। और ये किस रूप में है? क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब है कि जो अक्रिस्टलीय है, यानी कि और रवादार जिसको बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन फ्लाई ऐश है, उसका कण कैसा होता है? गोल एवं चिकना। और क्रिस्टलीय फ्लाई ऐश का कण कैसा होता है? नुकीला और दरदरा। बहुत शानदार ये है इंफॉर्मेशन। फ्लाई ऐश का और क्रिस्टलीय फ्लाई ऐश का कण कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। गोल एवं चिकना करना है। क्रिस्टलीय फ्लाई ऐश का कण कैसा होता है? तो नुकीला एवं दरदरा होता है, ये आंसर करना है। अब आइए सिलिकॉन एवं कैल्शियम ऑक्साइड के अतिरिक्त, सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तो होता ही है, इसके अतिरिक्त इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति भी पाई जाती है। ये सब एलिमेंट को याद रखना है। सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन का ऑक्साइड फ्लाई ऐश में रहता है। अब ये वर्गीकरण में फ्लाई ऐश को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये क्लास एफ है और क्लास सी है। ये इसका कोड है ASTM C618। क्लास एफ एंड क्लास सी 2 श्रेणी है। यह वर्गीकरण इसमें उपस्थित कैल्शियम
सिलिकॉन एल्युमिनियम और Fe यानी लोहा के अवयवों के मात्रा के अनुसार किया गया है। फ्लाई ऐश की रासायनिक गुणवत्ता जलाए जाने वाले कोयले की रासायनिक गुणों के अनुसार होती है। ये सभी याद रखना है। अब है कि क्लास एफ फ्लाई ऐश। क्लास एफ फ्लाई ऐश कैसा होता है, कठोर कैसे बनता है? कठोर एवं पुराने एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस कोयले को जलाए जाने से क्लास एफ श्रेणी फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, किस कोयला को जलाया जाता है तो क्लास एफ बनता है फ्लाई ऐश? तो यही आंसर होगा। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस वो भी कठोर और पुराना। तो इसमें क्या क्वालिटी पाई जाती खासियत है? 10% से कम CaO उपस्थित होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस फ्लाई ऐश से सीमेंट बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट को मिलाया जाता है। ये रिएजेंट है, अभिकर्मक है। तो क्लास एफ में ऐसा होता है। ये सब पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन है। क्लास एफ फ्लाई ऐश को सीमेंट बनाने के लिए उसमें कौन सा अभिकर्मक मिलाया जाता है? तो आंसर सोडियम सिलिकेट होगा। इसमें CaO की मात्रा कितनी होती है? 10% से लेस होता है। और ये किससे बनता है? तो 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। अब आइए क्लास सी फ्लाई ऐश में। क्लास सी फ्लाई ऐश नए लिग्नाइट या सब बिटुमिनस कोयले को जलाने से क्लास सी फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। सब बिटुमिनस व बिटुमिनस से नीचे वाला क्वालिटी में वो कोयला और नया लिग्नाइट कोयला, ये सब को जब जलाया जाता है तो क्लास सी फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। इसमें स्वयं सीमेंटीकरण के गुण होते हैं, ये सब याद करना है। स्वयं सीमेंटीकरण के गुण फ्लाई ऐश के किस कैटेगरी में होता है? तो क्लास सी में। पानी की उपस्थिति में ये कठोर हो जाते हैं। इसमें लाइम या CaO की मात्रा 20% से अधिक होती है। लाइम या CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, चूना पत्थर, उसकी मात्रा 20 से अधिक होती है। जबकि आप पढ़े कि क्लास एफ में 10% से कम होता है। इसलिए तो सीमेंट बनाने में उसमें अभिकर्मक का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम सिलिकेट का। तो ये इसमें सीमेंट निर्माण है तो क्लास एफ फ्लाई ऐश के समान किसी अभिकर्मक को मिलाए जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सीमेंटीकरण का खुद गुण रहता है क्लास सी में। तो क्लास एफ की भांति जो अभिकर्मक मिलाया जाता था सीमेंट बनाने में, वैसा इसमें नहीं करना है। फ्लाई ऐश का निपटान देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये सीधा सीधा वातावरण में उड़ जाता था। कोयला का दहन से उत्पन्न होता था और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के अभाव में लू गैसों के साथ उड़कर वातावरण में चारों ओर फैल जाता था और इसका साइड इफेक्ट होता था, इम्पैक्ट पड़ता था पर्यावरण के साथ ह्यूमन हेल्थ पर। ये पहले पुराने ज़माने की बात थी, लेकिन जब जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ तो फिर इसके लिए कुछ किया गया, इसको रोकने के लिए। अब मॉडर्न एज में यानी वर्तमान समय में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, बैग फिल्टर होता है और अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होता है। इसी के माध्यम से इसको वातावरण में जाने से रोका जाता है। तो ये सब टर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और बैग फिल्टर, ये सब। आज भी विश्व भर में कुल उत्पादित होने वाली फ्लाई ऐश के 65% से अधिक भाग का परिवहन लैंडफिल साइट में किया जाता है। लैंडफिल साइट बनाया जाता है प्लांट के आसपास। तो वर्ल्ड की बात है, विश्व का आंकड़ा है कि 65% से अधिक फ्लाई ऐश का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लैंडफिल साइट में होता है, भूमि भरण के क्षेत्र में होता है। भारत में लगभग 40,000 एकड़ यानी 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फ्लाई ऐश का भंडारण किया गया है। भूमि की उपलब्धता और इसकी बढ़ती कीमत, ये दो चीज़ है। भूमि भी सीमित है और इसका कीमत भी बढ़ता जाता है। इसको देखते हुए फ्लाई ऐश के वैकल्पिक उपयोगों के बारे में सोचा गया है। वैकल्पिक उपयोग ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके उपयोग से अन्य संसाधनों की खपत कम होती है और इसका संरक्षण किया जा सकता है।
तो ये है थोड़ा सा इसका जो वर्गीकरण है और रासायनिक संरचना है, इसको आप थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाएगा श्योर। और फिर नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा की जाएगी फ्लाई ऐश पर, इसके यूटिलाइजेशन पर चर्चा की जाएगी, उसमें भी 10 पॉइंट है, और फिर उसका समस्या पर चर्चा किया जाएगा। तो इसमें इतना ही है, आगे के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी